बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी और मैं हूँ नवीद सती। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही अहम इश्यूज़ पर जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। एक तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद अब काबीना की बात की जा रही है और वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, सदर कौन होगा, इसकी तगदो बात की जा रही है। दूसरा, 7 अगस्त से 14 अगस्त तक कश्मीर प्रीमियर लीग जो होने जा रही है उस पर आजकल बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि कश्मीर प्रीमियर लीग कौन लोग करवा रहे हैं और उसके टीमें ख़रीदने वाले कौन से लोग हैं। उन्होंने पहले से पाकिस्तान में और कश्मीर प्रीमियर लीग के मेन चीफ गेस्ट जो हैं वो एक बहुत बड़ा फ़्रॉड कर चुके हैं। पाकिस्तान में 5 लाख से ज़ायद लोगों के साथ B4U के नाम पर फ़्रॉड किया। अब वो कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम पर लोगों से फ़्रॉड कर रहे हैं और जो कश्मीर प्रीमियर लीग के इंतज़ामिया है उस पर भी मुबैना तौर पर मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात हैं और कश्मीर की जो लोग हैं या कश्मीरियों के नाम पर जो कुछ हो रहा है और कश्मीर के कितने एक लोग हैं जो मेन इंतज़ामिया में शामिल हैं, इस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ाहिर कश्मीर पर अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उन्होंने वैसे भी उस तरीके से नहीं आना था, जो सिस्टम वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से अंदर की कन्फ्यूजन थी। ऊपर से जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उन पर कि जी उन्होंने जो बाहर से आने वाले खिलाड़ी हैं उनको रोक दिया गया है और अब लीग खुद ही जो है वो उनको रोक रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये कश्मीर प्रीमियर लीग कामयाब होगी नहीं होगी। कश्मीर प्रीमियर लीग की जो ओवरऑल सरगर्मियाँ हैं वो क्यों मशकूक हो गई हैं। पैसा जो है वो क्या वाकई जो है वो ब्लैक मनी इस्तेमाल हो रही है इसमें और वो प्रॉपर ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं हो रही। नैब और FBR इसमें किस तरीके से हरकत में आ सकता है, इस पर सवाल उठ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है और काबीना के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, सदर कौन होगा। ये 3 बड़े अहम ओहदे हैं जो ओवरऑल रियासत के मामलात चलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जनाब एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ से वो बाहर हो चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को मुबैना तौर पर उनके ख़िलाफ़ जो कुछ ऑडियोज़, वीडियोज़ और कुछ ख़त किताबत उनको उनके हवाले से शेयर की गई है, जिस पर यह फ़ैसला किया गया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि रेड पेन के साथ उस पर टिक कर दिया गया है। अब ये तो 1-2 दिन में फ़ैसला होना वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं कि उसमें कुछ मामला सामने आए हैं अली अमीर गंडापुर के हवाले से, आमिर कियानी के हवाले से और चंद वफाकी वज़रा भी इसमें शामिल हैं कि जिन्होंने पर्सनली जो है वो सरदार तनवीर इलियास से फ़ायदा उठाया। इससे पहले जो पंजाब में जो उनको ओहदा दिलवाया गया उसमें भी वो शामिल रहे और उस ओहदे के अगेंस्ट क्या फ़ैसले, क्या फ़ायदे उठाए। एक वफाकी वज़ीर हैं जिनकी अभी भी 2-3 वफाकी वज़रा ऐसे हैं जिनके पास फ़्लैट्स मौजूद हैं सेंटर्स में और वो वहाँ पर क्या करते रहे हैं, रात को क्या वहाँ पे गुफ्तगू होती है। एनी हो, ये वो चीज़ें हैं जो अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तक पहुँचा दी गई हैं और उनको ये बताया गया है कि कुछ लोगों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसी हुई है कि जो ये बताया गया कि ये वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और उसके बाद से लोगों के साथ जो उन्होंने वादे दावे किए हुए हैं वो पूरे करेंगे। उस तनाज़र में ज़ाहिर है कुछ बहुत ही नेगेटिव चीज़ें सामने आई हैं। हालिया गुज़िश्ता आपने देखा होगा इलेक्शन से चंद दिन कबल एक वीडियो का मामला जो था आपने देखा होगा, FIA में बाकायदा तौर पर साइबर क्राइम में वो केस था और उस पर भी गुफ्तगू की गई। फिर कुछ नेकेड उनकी तस्वीर भी शो की गई और ये चीज़ें वो हैं जो एक उम्मीदवार जो प्राइम मिनिस्टर के थे उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मुबैना तौर पर साजिश के तौर पर आप समझ सकते हैं या कहीं ना कहीं ग्राउंड पे वो मौजूद थी जो उसको उछाला गया। और ये तमाम तर सूरत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाने का मकसद यही था कि सरदार तनवीर इलियास को इस तमाम मामले से रोक दिया जाए। ये उनको ब्रीफिंग दी गई कि जनाब 2020 में वो आज़ाद कश्मीर की में एंट्री करते हैं सिर्फ पैसे के बलबूते पर। उससे पहले ही वो अगर उन्होंने पंजाब में भी एक अगर इन्वेस्टमेंट में की अहम सीट ली है उस पर भी ये कहा जा रहा है कि उनकी उस सीट लेने के बाद आप देखें तो ताज रेजिडेंशिया को कहाँ कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो भी असर रसूख सामने आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद पंजाब हुकूमत को क्या फ़ायदा मिला है उसकी कोई अगर वो जो
प्रोग्रेस होती है या सरगर्मियाँ होती हैं, अगर वो बता दी जाएँ तो शायद बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो सरदार तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ अब इस्तेमाल हो रही हैं। सरदार तनवीर इलियास के हवाले से अगर हम बात करें तो इलेक्शन से चंद दिन कबल आप जानते हैं कि जो इस ओवरऑल इस सेक्टर को देखने वाले जो मुक़्तदरा हल्के हैं वहाँ पर भी बहुत सी बात हुई कि जनाब एक ब्रिगेडियर साहब हैं उनको तब्दील कर दिया गया। इस हवाले से मुबैना तौर पर ये भी इनके ऊपर एक इल्ज़ाम है। आमिर कियानी और अली अमीन गंडापुर के हवाले से बड़े शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए गए हैं। और इस तरह एक और वफाकी वज़ीर हैं जो कि ज़ाती तौर पर बहुत ही क्लोज़ जो है वो मौजूद हैं, सरदार तनवीर इलियास से फ़ायदा उठाते रहे हैं पैसे लेकर, और उनको 3-4 सेक्टर से कहा जा रहा है कि फ़ायदा पहुंचाने की भी कोशिश की गई है कि आपको इस मामले में आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। और इन्हीं लोगों ने जब वज़ीर-ए-आज़म के सामने जो है वो तारीफ़ करने की कोशिश की सरदार तनवीर इलियास की, और बरसर सुल्तान के ख़िलाफ़ कुछ बात करने की कोशिश की, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ये तमाम तर जो मालूमात हैं वो पहुँचाई गई हैं। और ये अंदाज़ा जो लगाया गया है कि वही लोग जो सरदार तनवीर इलियास की सिफारिश कर रहे हैं और उसको अच्छा बनाने की वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश कर रहे हैं, वही लोग बरसर सुल्तान के बारे में जो रिमार्क्स दे रहे हैं वो बड़े नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा काफ़ी चीज़ों का सामने आ गया है। अब ये कहा जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। करीबी हल्के जो उनके बता रहे हैं कि उनको सदर की अगर ऑफ़र होती है तो उनको ये कहा गया है कि आप जो भी इसमें सूरत हाल होती है और अगर वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं तो आप आसानी से खामोशी से ये अहदा आप एक्सेप्ट कर लें। अब एक तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म बनना सरदार तनवीर इलियास के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है और वो इस दौर से निकल चुके हैं। जो सदर है उस मामले में ये कहा जा रहा है कि उनके साथ साथ बाकी लोगों को भी, कुछ अहम लोग हैं उनको बनाया जा सकता है। तो अब ये सूरत हाल एक तरफ ये होने के बाद ये अब मुख्तलिफ तरह की चहगोमैयाँ चल रही हैं कि जो एक इससे पहले सरदार तनवीर इलियास के हवाले से और बरसर सुल्तान के हवाले से कि बरसर सुल्तान जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रुकावट है। और इस सूरत हाल में चौधरी अनवारुल हक भी वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी जो है वो स्पीकर नहीं बन रहा, और उन्होंने भी अपनी शर्त यही कहा है, एक्सपेक्ट वो भी यही कर रहे हैं कि उनको भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। वो भी यानी जो पहले स्पीकर रहे हैं वो भी कहते हैं मैं स्पीकर बनने के लिए तैयार नहीं होती। यहाँ पर एक डेडलॉक मौजूद था जिसको अब बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आती हैं। बरसर सुल्तान के हवाले से भी बताया गया कि जनाब उनको भी कहा गया कि आप सदर बन जाएं, अपने बेटे को आप अपने हल्के से इलेक्शन लड़वाएं और उसको बड़ा अहम तरीन ओहदा जो है वो मिलेगा। इसके साथ साथ आप एक अपनी मर्ज़ी की वजारत जो है वो अपने किसी भी अपने फैमिली, जिसमें आपने देखा होगा कि अज़हर सादिक का नाम भी चल रहा है और जो है वो अंसर अब्दाली का भी चल रहा है। अब ये ज़राए भी बता रहे हैं कि अंसर अब्दाली हो या अज़हर सादिक हो, बेसिकली उनको बुलाना, इमरजेंसी में बुलाना, ये एक पैगाम देना था बरसर सुल्तान को कि जनाब आप अगर नहीं आएंगे तो आपके अंदर से ही कोई बंदा हम उठा के उसको वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं, जिसके लिए आपके लिए परेशानी होगी कि आप जाट फैमिली हो या अपने मीरपुर डिवीज़न जिसकी आप पावर शो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर ऐसा भी हुआ, किसी भी शख्स को यानी अज़हर सादिक हो, अंसर अब्दाली हो या ख्वाजा फ़ारूक हो, अगर इनमें से किसी को भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा और जो बरसर सुल्तान हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जाएगा तो वो खामोश हो सकता है, चंद माह तक खामोश रहें, लेकिन उसके बाद वो अपना रंग ज़रूर दिखाएंगे। वो सदर के लिए वो उन्होंने एब्सोल्युटली, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी कहा था, एब्सोल्युटली नॉट, ये उनके जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने कहा कि ये भी बरसर सुल्तान के अल्फाज थे, एब्सोल्युटली नॉट, यानी सदर के हवाले से कि उन्होंने एक मेहनत की है। 2015 में इस्तीफ़ा देने के बाद तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और जब तहरीक इंसाफ के बाद एक सिंगल सीट भी नहीं थी। अब यही मैक्सिमम जो MLAs आए हैं सामने वो सरदार तनवीर इलियास के अपने लोग हैं जो जिनको उन्होंने प्रमोट किया, जिनके लिए उन लोगों ने भी मेहनत की। ये ओवरऑल जो सूरत हाल है वो समझ आ रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर अज़हर सादिक या अंसर अब्दाली या जो है वो बरसर सुल्तान अगर ये वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, इन्हीं में से चांसेस हैं। अगर बरसर सुल्तान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जाएगा तो वो एक बड़ा ख़दशा है कि क्या किया जाएगा, उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अज़हर सादिक या अंसर अब्दाली को बनाया जाता है तो स्पीकर कौन होगा, तो फिर उस सेंस में कहा जा रहा है कि ख्वाजा फ़ारूक स्पीकर हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ख्वाजा फ़ारूक को वज़ीर-ए-आज़म और इन दोनों में से या किसी को भी स्पीकर बनाया जा सकता है। और यहाँ तक कि स्पीकरशिप के लिए ये कहा गया कि फ़ारूक जो बरसर सुल्तान को भी कहा गया है। अब बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे ऐसी एम्बिग्विटी क्रिएट कर चुकी हैं और कुछ मज़ीद लोगों को बुलाया जाता है, जैसे
अब्दुल कयूम नियाज़ी हैं, वो एक मैसेज दिया ज़रूर जा रहा है। यानी उसमें सदात तनवीर इलियास के लिए मैसेज है कि जनाब पूंछ डिवीज़न से भी और उम्मीदवार हैं, तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अगर जो भी चीज़ आसानी से या वज़ीर-ए-आज़म कहेंगे तो आप मान लीजिएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सदात तनवीर इलियास की जो करीबी हल्के हैं वो ये समझते हैं कि सदात तनवीर इलियास जो है वो रुकावट किसी किस्म की शायद वो बनने के लिए उस रत्याली लेकिन जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिन लोगों ने और जिन लोगों की उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है और जिन लोगों के साथ वादे किए गए हैं और जिन लोगों ने उनसे वादे लिए हुए हैं, तो वो शायद परेशान ज़्यादा लगते हैं सदात तनवीर इलियास के मामले में। तो अब देखना ये होगा कि कौन सा मामला, कौन से लोग जीतेंगे, कौन से लोग हारेंगे। लेकिन एक अहम शख्सियत जो है यानी सैफुल्लाह नियाज़ी इस तमाम मामले में, जहाँ आमिर कियानी किसी और तरफ हैं, अली अमीन गंडापुर किसी और तरफ हैं, बाकी जो लोग हैं, आमिर कियानी साहब ने बड़ा अहम मामला जो बताया जा रहा है कि उन्होंने एक अहम मुलाकात करवाई थी जो सदात तनवीर इलियास की। उसके बाद वो इलेक्शन से चंद दिन कबल उनकी तब्दीली के बाद जो है वो वहाँ पर फिर सदात तनवीर इलियास आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो गए। और आमिर कियानी और अली अमीन गंडापुर की जो इससे पहले भी हिकमत अमली रही गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से या नेशनल इलेक्शन के हवाले से, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन पर एतबार करना छोड़ चुके हैं। यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कभी भी उनकी जो सजेस्चन है उसको कभी भी नहीं लिया गया, और ये देखा गया कि वो लालच पर मबनी रही है, आमिर कियानी की सजेस्चन हो या अली अमीन गंडापुर की सजेस्चन हो। यहाँ पर सैफुल्लाह नियाज़ी का बड़ा अहम रोल है, और ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा फ़ारूक के हवाले से ज़ाती तौर पर जो सैफुल्लाह नियाज़ी हैं वो समझते हैं कि वो जो है वो अगर कोई और नहीं तो वो वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर या स्पीकर की सीट पर वो बेहतरीन जो है वो रहेंगे। वो मोस्ट सीनियर सियासतदान समझे जाते हैं और वो हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की रियासत के हवाले से। अब आ जाते हैं जनाब कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग कौन लोग कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले कश्मीरी अवाम के नाम पर उन्होंने क्या किया, और फिर कश्मीरी कितने खिलाड़ी हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जनाब एक तो यह है कि जो ग्राउंड दिया गया है वो 13 या 15 साल का जो मायदा किया गया वो क्या है, वो पब्लिक किया जाए। उस पर कुछ लोगों ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कुछ लोगों ने इस पर स्टे लेने की बात की है कि जनाब वो स्टे लेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि जनाब एक तो बताया जाए कि 6 फ्रेंचाइजीज़ जो लेने वाले हैं वो कौन लोग हैं। वो उसमें से कई एक तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं कि जैसे B4U का सैफुर रहमान नियाज़ी है, जिसके ऊपर ECL में उसका नाम है, 5 लाख लोगों के नाम पर वो फ्रॉड कर चुका है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस हैं, नैब में उसका केस चल रहा है, नाम ECL में है, जो FIA का साइबर क्राइम है वो भी उसके खिलाफ तहकीकात कर रहा है। वो शख्स मेन चीफ जो है वो गेस्ट भी रहा है KPL का, वो मेन स्पॉन्सर है कश्मीर प्रीमियर लीग का। और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक सेंसिटिव मामला है कश्मीर प्रीमियर लीग। उसमें अगर इस तरह के लोग जो कि पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड करके वहाँ पर पहुँचे हैं और वो मेन लोग हैं, और जो लोग कश्मीर प्रीमियर लीग करवा रहे हैं उनकी भी इंतज़ामिया के ऊपर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि वो लोग कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने ही इससे पहले लीक कर चुके हैं। अगर उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है कश्मीर और कश्मीरियों के नाम पर, और उनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है, कश्मीर लीग से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्रिकेट से उनका ताल्लुक नहीं है, वो कभी क्रिकेट नहीं खेले, उनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, और फर्स्ट टाइम वो कश्मीर की इतनी बड़ी काज को नुकसान पहुँचाने के लिए जा रहे हैं, उस पर जनाब बहुत से लोग अभी मैदान में आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या मामला होगा। लेकिन काफ़ी लेन देन का मामला भी है, और अगर इस तरह की जो लोग सामने आए हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो कश्मीरी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं। एक तो ये कहा गया कि जो लीग है, लीग का जो फॉर्मेट होता है, ये आप भी देख सकते हैं, जो भी क्रिकेट में देखने वाले वो हैं, उन फॉर्मेट ये होता है कि 7 खिलाड़ी लोकल खेलते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में पहले से जो आपको पता है टीमें मौजूद हैं, और बाकी जो 5 खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी वो गेस्ट प्लेयर होते हैं, यानी 11 टोटल खिलाए जाते हैं। टोटल स्क्वाड आपको पता है कि 14 या 16 का होता है। अब लीग का जो फॉर्मेट है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है यहाँ पे पहले 2-2 खिलाड़ी डाले गए हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर और बहुत तनकीद हुई। तनकीद के बाद ये कहा गया कि जनाब हमने 3 खिलाड़ी मज़ीद उसमें कर दिए गए, और वो टोटल स्क्वाड यानी जो 16 या 14 का है उसमें डाले गए हैं। खिलाएंगे फिर भी वो कहा जा रहा है कि 2 या 3 खिलाएंगे, या वो भी नहीं खिलाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन ड्राफ्टिंग जब 2 जुलाई को हुई थी उसमें जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है सामने आई हैं कि उसके बाद ये मामला क्या हुआ। अब कहा जा रहा है कि 16 या 14 जो ओवरऑल स्क्वाड है उसमें से सिर्फ 2 या 3 खिलाड़ी भी खिलाएंगे। जो फॉर्मेट है उसकी खिलाफ वर्जी यहाँ पर हो रही है। और जो 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं जिन लोगों ने ली हैं
उनके बारे में, कुछ लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर पहले से नैब में केसेस हैं, शायद FIA के कोई केसेस हैं, FBR के नोटिस हैं कि वो प्रॉपर टैक्स भी नहीं करते रहे, टैक्स एविजन में उनका नाम है, या बैंक डिफ़ाल्टर हैं, वो टीमें ख़रीद रहे हैं करोड़ों रुपए की और अंडर द टेबल वो डील कर रहे हैं। इसमें ये जो ज़राए बता रहे हैं कि इसमें जब उनके नाम पूछे गए कि जनाब 6 जो फ्रेंचाइजीज़ हैं कश्मीर काज के हवाले से, अगर इसका ऑब्जेक्टिव मेन आपका यह है कि कश्मीर काज को ज़िंदा करना है, तो कश्मीर काज के लिए आप तमाम फ्राडियों को ले रहे हैं। FBR और नैब जो है वो इसमें कहा जा रहा है कि एक्टिव हो रहा है, उसको भी दरख्वास्तें दी गई हैं कि जो 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं वो कौन लोग हैं, जिन्होंने कितने में सौदा किया और पैसा जो है वो बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू क्यों नहीं हो रहा, अंडर द टेबल क्यों डील हो रहा है, टैक्सेस कितने दिए गए हैं, और वो पैसा क्या वाकई मनी ट्रेल वो दिखाने से कासर क्यों है। ये वो चीज़ें हैं जो अभी बात हो रही हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो फॉरेन प्लेयर्स थे उसमें मैक्सिमम दिलशान और जो मॉर्कल समेत बाकी वो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। उनका नाम लेकर पहले तो उनको ये बताया गया और फिर उसके बाद ये कहा गया कि जनाब उनको भारत की तरफ से जो है वो रोका गया है, और इसका जो इसलिए उनको लेटर पहले ही लिख दिया गया कि जनाब हम माज़रत ख्वाह हैं कि हम आपको नहीं लेकर खिला सकते, और फिर लोकल खिलाड़ियों पर ही सारा कुछ गेम होगा। अब 7 से 14 अगस्त तक ये लीग होगी। अगर उसी दौरान यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सवालात उठते रहेंगे और इसमें दूसरी राय नहीं है, एक आम शहरी भी जाके चेक कर सकता है कि B4U का जो सैफुर रहमान नियाज़ी खुद साख्ता CEO है, उसके बारे में SCCP ने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में उनके ख़िलाफ़ 28-29 कंपनियाँ बनाकर उन्होंने फ्रॉड किया लोगों के साथ, लोगों से पैसे लिए पोंजी स्कीम के तर्ज पर कि हम आपको डबल करके डबल शाह और ट्रिपल शाह वाला काम था। अब उन लोगों को मंथली इनकम जो दी जा रही थी इससे पहले, उनको वो भी रोक दी गई है। लेकिन KPL में वो जनाब चीफ गेस्ट के तौर पर पेश हो रहे हैं और वो मेन स्पॉन्सर्स हैं इसके। अब अंदाज़ा कीजिए कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग अगर ये कामयाब होती तो फिर उनको इस तरह के नौसरबाज फ्रॉड करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं थी। अब ये अभी तक ये मुकम्मल शायद वो फेलियर की तरफ है कि 4-5 दफ़ा टाइम्स दिया गया, टाइम्स मतलब देने के बाद वो उसको पर पूरा नहीं उतर सके, और अब जो है वो 7 से 14 अगस्त तक कहा जा रहा है कि ये होगी। लेकिन उसमें अगेन उन लोगों की ज़रूरत दोबारा से पड़ गई जो पहले से सैफुर रहमान नियाज़ी के बारे में ये KPL की तरफ से बताया गया कि जनाब उन्होंने एक कोटली पैंथर ली थी, 5 करोड़ की 3.5 करोड़ पर दिया गया और बाकी डिफ़ाल्टर थे, इसलिए उनसे टीम ले ली गई। अब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनको 3.5 करोड़ भी एडजस्ट करना था और मज़ीद चीज़ें भी उनको एडजस्ट करनी थी, जिसकी वजह से उनको शामिल किया गया है और उनके साथ डील की गई है, उनके साथ जनाब उनको बताया गया और वफाकी वज़रा के साथ, क्योंकि सैफुर रहमान नियाज़ी क्योंकि फ्रॉड कर रहा है गुज़श्ता कई सालों से, तो उसको तो इसकी ज़रूरत है। वो मुख्तलिफ वफाकी वज़रा से भी झूठ बोलकर उसको बुलवाया जाता है लोगों की तर्ज पर। लेकिन एक तरफ उसके ख़िलाफ़ नैब में केस है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और साथ साथ ECL में उसका नाम डाला गया है। तो अंदाज़ा कीजिए कश्मीर काज को ये फ़ायदा देने के बजाय ये कितना बड़ा नुकसान देने की कोशिश की जा रही है कि अब अगर कल ये पड़ोसी मुल्क ही ये बात करेगा कि पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड करने वाले कश्मीर प्रीमियर लीग करवा रहे हैं, तो इससे अपना देखेंगे ये कामयाब होगा या इसके नुकसान होगा। अभी तक लिए इतना ही। मज़ीद इसमें अपडेट रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको लम्हा ब लम्हा हमारी जो टीम है वो आप तक अपडेट जो है वो लेके आती रहेगी। और कश्मीर इलेक्शन के बाद अब कैबिनेट और उसका बहुत जल्द फैसला होने वाला है। कल हम देख रहे हैं कि कश्मीर में स्पेशल सीट्स पर इलेक्शन है। 3 अगस्त को जो है वो मेंबर से हलफ लिया जाएगा, 4 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर के हवाले से वोटिंग होगी, और 5 अगस्त को बताया जा रहा है कि 2019 5 अगस्त को जो कुछ किया था उसके अगेंस्ट 2021 5 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर यानी कानून साज़ असम्बली में एक तकरीर करेंगे, और वो बहुत अहम है, उस पर बाकायदा तौर पर काम हो रहा है। अभी तक इतना ही।